बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस सवाल को ना प्रॉपर सीखना है हमने, प्रॉपर एंजॉय करना है। एक ही सवाल करना है, दूसरा सवाल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बट ये सवाल करना है और इसको प्रॉपर आपने ना खूब एंजॉय करना है। एक एक चीज को हम देखेंगे, हर चीज इसमें एंजॉय करने वाली है। लिखा हुआ है सी व्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 Feb 15। पहली इंफॉर्मेशन यहां मिल गई हमें। जो सवाल पढ़ते हुए चीजें पिक कर लेता है, समझो वो कामयाब है। आप क्या 1 Feb 15 को ऑपरेशन स्टार्ट हुए, 1 Feb 15 को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये है आपका ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होगा। स्पॉन्सर ऑफ द क्लब कंट्रीब्यूटेड 50 million टूवर्ड्स जर्नल फंड। जो सब्सक्राइबर है उन्होंने 50 million कंट्रीब्यूट किया, और वो लिखना कहां पर है, जर्नल फंड, मतलब दूसरे लफ्जों में कैपिटल। ये बात समझ लगी? एंट्री क्या पास होगी फिर अब, कैश डेबिट। अब ये कैश में भी जाना चाहिए, तो अगर आप देखें तो ये कैश बुक में आपको नजर आ रहा है, हो गया। और दूसरा ये कहां जाएगा, जर्नल फंड के लेजर के अंदर। ये बात ओके हो गई? आगे देखते हैं। पहली बात, आपका बिजनेस 1 फेब को शुरू हुआ है, ईयर एंड आपका दिसंबर 2015 है, मतलब आपका साल है ही 11 महीनों का, आपका साल है ही 11 महीनों का। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट समरी फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb 15 टू December 15। क्या बताया हुआ है ये कि आपके पास एक बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट सॉरी, जो कि 1 Feb से लेकर December 15 तक का है। मतलब इन 11 महीनों में जितने पैसे आए डेबिट, जितने गए क्रेडिट। एक आपको ज्वाइनिंग फी आई हुई है, एक आपको सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर पैसे आए हुए हैं, और एक आपको सेल ऑफ बेवरेजेस से पैसे। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर पे आपने 1200 रुपए की पेमेंट की, वैन के लिए आपने 1500 की पेमेंट की, सैलरी का 1000 दिया, 3600 रेंट पे किया, यूटिलिटीज 570, इंश्योरेंस 120, रिपेयर 275, परचेज ऑफ बेवरेजेस 1367, और एडवांस फॉर प्लॉट ऑफ लैंड 60। ये आपने रिसीट भी है पूरे 11 महीनों की, पेमेंट भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन वन बाय वन चलते हैं जनाब। सबसे पहले इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैंने ओके करना है। द ज्वाइनिंग फी फॉर अवार्ड ऑफ मेंबरशिप इज ₹50,000। कहता है जो मेंबर आपके ज्वाइन करेंगे ना, वो 50,000 रुपए ज्वाइनिंग फी देंगे। एंट्री क्या पास होनी चाहिए, ज्वाइनिंग फी की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, सॉरी इनकम क्रेडिट। तो ज्वाइनिंग फी इनकम में जाएगी। 50,000 एक बंदा दे रहा है, नीचे उसने पूरे बंदे बताए हुए हैं, ये 112, 98, 101, 105। कहता है इस साल इन लोगों ने ज्वाइन किया है। कितने लोगों ने ज्वाइन किया टोटल, 416 लोगों ने ज्वाइन किया है, और एक बंदे ने कितने पैसे देने हैं, 50,000। टोटल कितने पैसे आएंगे ज्वाइनिंग फी के, 20800। इसका मतलब है कैश डेबिट हुआ है, और दूसरा इसने किधर जाना है, इनकम में। जो कैश बुक में आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, जो कैश बुक में एक दफा आ चुका है दोबारा, तो ज्वाइनिंग फी के नाम से पूरी अमाउंट लिखी हुई है। अगर हमारी बनते ज्यादा, यहां पर कम लिखे होते, उसे हम बोलते हैं रिसीवेबल। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग चीज आ गई। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 24,000। एक साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है जी, 24,000। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जो भी बंदा आएगा वो आपको कितने महीने सालों की सब्सक्रिप्शन देगा, 3 सालों की। कहता है मार्च में लोग है 112 लोगों ने मार्च में आपको 3 सालों की सब्सक्रिप्शन दे दी।
फिर जून में 98 लोग आए, गर्मी ज्यादा थी इसलिए कम आए। उन लोगों ने जो पैसे दिए उन्होंने भी 3 सालों के पैसे दिए। फिर सितंबर में भी 3 सालों के और दिसंबर में भी अगले 3 सालों के पैसे उसने दे दिया। गॉट इट? क्या ये सारे इस साल की इनकम है, ये अगले साल भी जा रहे हैं, एडवांस भी है? 3 सालों के एडवांस है। जो तो हमारे मंथ बनेंगे वो जाएंगे इनकम में, जो अगले 12 महीने होंगे वो जाएंगे करंट लायबिलिटी में, जो उसके बाद होंगे क्योंकि 3 साल है वो जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी में। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फाइंड हो सकता सब कुछ। तो कर लें। और जरा एक मैं करवाता हूं, बाकी से आप सारे आपने मुझे लिखवाने हैं। मार्च में कितने लोग आए? मार्च में हाँ जी, मार्च में आपने कहा जी 112 लोग आए। हर बंदा कितने पैसे देगा? 24,000 तो एक साल का है, मल्टीप्लाइड बाय 3। हर बंदा इतने पैसे देगा। कुछ पैसे तो चले जाएंगे इनकम के अंदर, कुछ पैसे चले जाएंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, और कुछ पैसे चले जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। जरा फोकस करिएगा, मेरे पास ये अमाउंट करो जरा, मल्टीप्लाई कितनी बनती है? 112 मल्टीप्लाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। जो लोग मार्च में आए टोटल कितने पैसे दिए उन्होंने? 8064। ये कितने साल हो गया है? 3 सालों के। हमारी इनकम कितने महीनों की बनती है? 10 महीनों की, मल्टीप्लाइड बाय 10/12। ये हमारी इनकम में जाएगा। अदनान नहीं समझ लगी इसकी तो आप पूछते क्यों नहीं? समझ रहा था। 112 लोग मार्च में आए, उन लोगों ने हमें 24,000 दिया एक साल का, और 3 सालों के एडवांस पैसे लेने हैं, सवाल के अंदर लिखा हुआ है। अब 3 सालों के पैसे सारे इनकम में थोड़ी जाएंगे, जो करंट हमारे इस साल के मंथ बनेंगे वो हम लिख देंगे इनकम में, और वो अगले 10 महीने बनेंगे, सॉरी अगले 12 महीने किधर लिखेंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर। और उसके बाद जो अगले जो भी बचेगा वो किस में चला जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी के। दोबारा सुन लें, हमें पैसे मिले 3 साल के इकट्ठे, जितने महीने हमारे साल के बनेंगे इनकम, अगले 12 मंथ करंट लायबिलिटी, जो बाकी बच जाएगा वो नॉन करंट लायबिलिटी। हमें मार्च में 112 बंदे आए, 24,000 एक साल की सब्सक्रिप्शन है, और उन्होंने देनी है 3 साल की। मैंने 3 पे डिवाइड करके 10/12 किया करंट मंथ इनकम के लिए, तो कितना आंसर आ गया? 2240,000। करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा भला? 8064,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि एक साल यार 12 महीने, 12/12, बल्कि 12/12 लिख दे, आपको काउंट करते हुए आसानी होगी। कितना? 2688। अब या तो टोटल में से ये दोनों माइनस कर दें, या जो बाकी महीने बचते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। 10 महीने भी हो गए, 12 महीने भी हो गए, 22 महीने हो गए। 36 में से 22 महीने, 10 महीने इनकम में चले गए, 12 महीने करंट लायबिलिटी में चले गए, बाकी बच गया 14 महीने। वो 14 महीने किधर चले जाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटी में। या दूसरा तरीकाकार क्या है? टोटल जो आपके पास आ रहे हैं इनकम भी निकाल दो। हाँ जी, जो आपको आसान लगे वो काम कर लेना। 8064,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 14/12।
3136 ट्रिपल। ये आपके पास जो मार्च में लोग आए थे ना, उनकी करंट लायबिलिटी भी आ गई, उनकी नॉन करंट लायबिलिटी भी आ गई, और उनका यानी जो इस इनकम में जाना था वो भी आ गया। अब जो लोग आए हैं जून के अंदर, 98 लोग हैं जून के अंदर जो आए हैं, वो 98 हैं। हर बंदा कितना पैसा देगा और कितने सालों के देगा? 3 साल। कितना पैसा बनता है? 7056। ये तो 3 साल का पैसा है। हमारे कितने बनते हैं इस साल के? जून में आए हैं 7/12। कितना आंसर आ गया? 1372। और सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 12/12 से, मतलब पहले वाला फैक्टर सेम, बस 12/12 कर दो। 2352 हाँ जी, 7 और 12 19 महीने खत्म। या तो टोटल में से माइनस कर दें, या सेम फैक्टर को, कितने बच गए? 17 मंथ। कितना? 3332000। चलो जी, सितंबर वाले और दिसंबर वाले फाइंड करके दिखाएं, जल्दी करें जरा। सितंबर वाले और दिसंबर वाले, सितंबर में जो बंदे आए हैं वो है 101 और 105। जल्दी से मुझे ये फाइंड करके दें, जल्दी करें जरा। ये लिख लो, फिर एंड पे मुझे बता देना। 24 हो गया? हो गया तीनों? एक लिख रहा है और एक कैलकुलेशन कर रहा है। तेरा रजिस्टर गंदा हो जाता है। चलें जी, लिखवाएं जरा मुझे। पहले इनकम वाला कॉलम फिल करवा दें। सितंबर की इनकम कितनी आ रही है जो सितंबर में मेंबर आए थे? 808,000,000। और दूसरा नीचे 210। अब इसका ऐसा करें, टोटल करके बता दें।
4630। अब ये चला जाएगा इनकम के अंदर। करंट लायबिलिटी वाला कॉलम भी फिल करवाएं। 2424 और दूसरा 2520। कितना आ गया? कितना? 9984। अब नॉन करंट लायबिलिटी 4040। उसके बाद 4830। टोटल कितना आ गया? 1533। अब ये इसका स्टेटस भी आपको पता चल गया। देखिए जो पहला कॉलम है वो चला जाएगा अदर इनकम के अंदर, इनकम के अंदर मतलब, दूसरा चला जाएगा करंट लायबिलिटी और तीसरा चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। गॉट इट? ठीक है, चले, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट ओके होगी। इनकम में कितना जाएगा, करंट लायबिलिटी में कितना जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी अमाउंट जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, नंबर 2 पे आए। बस कर दो, क्या फाइट कर रहे हो अभी? टोटल कर, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो। द क्लब सेल्स बेवरेजेस एट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको सीपीएस गिवन हो तो समझो या तो सेल सीपीएस से फाइंड होगी या कॉस्ट ऑफ सेल सीपीएस से फाइंड होगी। जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट मार्जिन आपको गिवन हो, मार्कअप मार्जिन गिवन हो, या तो सेल इससे फाइंड होगी या फिर कॉस्ट ऑफ सेल इससे फाइंड होगी। बात समझ लगी? अब कहते ऑल सेल्स आर बिल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन द सेम मंथ। कहते सारी सेल जो महीने भर की होती हैं वो हम अगले महीने के पहले हफ्ते उसका बिल बनता है और पेमेंट होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं साथ किसी ऑफिस वगैरह में पैसे वो दे रहे होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जो भी महीने के पैसे हैं अगले महीने के पहले हफ्ते ले लिया करो। अब जरा फोकस करें, आपके पास यहां पर सेल ऑफ बेवरेज है 1500, ऊपर लिखा हुआ है ये कैश आपको रिसीव किया हुआ है 1 फेब 2015 से लेके दिसंबर 2015 तक। यहां पर वो कहता है all sales are billed in the first week of the next month and payment is received in the same month। इसका मतलब ये है कि अगले महीने बिल बनता है हर महीने का और पेमेंट भी उसी महीने होती है। सेल ऑफ बेवरेजेस ड्यूरिंग दिसंबर 2015 150,000। कहते हैं दिसंबर की जो सेल हुई है वो 150 है, क्या इसके पैसे दिसंबर में मिल चुके हैं या नहीं? नहीं मिले। ऊपर जो 1500 पड़े हैं क्या ये 150 उसके अंदर है या नहीं? है या नहीं? ऊपर जो बैंक में पैसे 1500 पड़े हुए हैं उसके अंदर ये 150 शामिल है या नहीं? नहीं है। वो दिसंबर तक है, ये जनवरी में मिलने हैं। क्या ये दिसंबर की सेल है या नहीं? दिसंबर की सेल है बट अभी इस तक पैसे अभी तक ये रिसीवेबल है। 150 आपका रिसीवेबल है। सेल अकर्ड बट नॉट रिसीव, तो सेल में ऐड भी होगा और करंट एसेट में भी जाएगा। सेल में ऐड भी होगा और करंट एसेट में भी जाएगा। वो बात समझ रहे हो ना? तो चलो सेल हुई कितनी? 1500 प्लस 150, तो टोटल सेल हमारी कितनी हुई? 1650। क्या इसके ऊपर सीपीएस लगाकर कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो सकती है? कॉस्ट ऑफ सेल, हाँ जी, 1650 को सीपीएस कितना है? 20% मार्जिन, तो ये 100 हो गया। 1320
सेल भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। और ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है? इनकम में, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। तो पहला काम हमारा हो गया सेल 1650 लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कितनी अमाउंट? 1320। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 300। यहां तक ओके है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा? इनकम के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से, या से बेवरेजेस प्रॉफिट के नाम से। आगे बढ़े जरा। जी एक बात लिखी हुई है, कहते हैं, जरा फोकस कीजिएगा। करें स्टार्ट? जमान आ जाओ, छोड़ दो। 25% of the total purchases of beverages made during the year remained unsold at year end. 25% of total purchase of beverages made during the year remained unsold during the year. बात समझ लगी? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया हुआ है। अच्छा, मैंने अभी अभी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड की है 1320। ये मैंने क्या फाइंड किया है? 1320 कॉस्ट ऑफ सेल। ये स्टॉक ओपनिंग तो है नहीं क्योंकि इस साल में शुरू किया है बिजनेस। अब सुने, मैंने जो स्टॉक खरीदा 25% मेरा अनसोल्ड पड़ा हुआ है, तो बिक कितना गया? 75%। 25% कहता है अनसोल्ड है, और बिका कितना फिर? ये जो 1320 है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, या जो स्टॉक बिक गया वो है? तो क्या इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं फाइंड कर सकता? मैं ऐसे क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड कर सकता हूं, मैं ऐसे टोटल परचेज भी फाइंड कर सकता हूं। करो जरा, दोनों फाइंड करो। क्लोजिंग स्टॉक भी बताओ और परचेजेस भी बताओ, जल्दी करो जरा। हाँ जी बताओ जरा। क्लोजिंग, इसको ये 75% है, 440 मल्टीप्लायर में 25 करूंगा तो ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा। पता है क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? करंट एसेट के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर ली है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, 1320 और 440 का टोटल क्या होगा? होगा क्या? परचेजेज, और जितनी बिक गई वो, जितनी पड़ी हुई है और ओपनिंग है नहीं, या फिर 75 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ जी रिजवान, तू तो गायब ही है। तू एक्टिव रहा कर यार, फोकस किया कर। खाना खुना खा या कोई चाय शाय पी के ना आया कर। एनर्जी स्टिंग पिया कर, स्टिंग, ठीक है? तो एनर्जी है आप में जी। टोटल परचेज कितनी है? तो इतना पता चला 1700 स्टार्ट कहां से आया? कैसे? मैंने जो बेची वो 1320 है, और जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो 440 है। टोटल मैंने 1760 खरीदा, जिसमें 1320 बिक गया और 440 मेरे पास पड़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं। वो एक होता है रट्टे से काम करना, और एक होता है थोड़ा सा समझ के करना। थोड़ा सा समझ के कर लोगे तो थोड़ा ना थोड़ा भला जरूर होता है, कहीं ना कहीं भला जरूर होता है, ठीक है ना? इस तरह से ना बैठा ना करो, थोड़ी शक्ल बेहतर किया करो। मैंने आप लोगों को देखकर पढ़ाना होता है। कोई ऐसी शक्ल हो कि मेरा दिल करे कि मैं और कुछ बताऊं, जैसे आपकी शक्ल है मैं कहता तो बस दफा ही करूं, इधर ही छोड़ देते हैं सवाल। थोड़ा एक्टिव एनर्जी नजर आनी चाहिए ताकि नेचुरल आती है। अच्छा शक्ल ऐसी है नहीं, ये पार्टी पुर्टी में देखा हुआ मैंने शक्लें आप लोगों की। ये उस वक्त तो संभाले नहीं जाते आप लोग, पता नहीं कहां से ये एनर्जी आ जाती है आप लोगों में। यहां पर ऐसा लगता है पता नहीं कोई फरिश्ते ने बुलाया आपको, वो भी मौत वाले फरिश्ते ने। चलिए सुने, वापस आए, अभी काम नहीं खत्म हुआ, जरा सुने। ओ भाई इधर देखें, हमारे पास, वो इधर वापस आओ। 1500 गिवन था,
150 अभी रिकॉर्ड नहीं किया था हमने, उसके अंदर 1650 बनाई सेल, तो सेल के ऊपर सीपीएस लगाई, ये हमारी सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। सेल के ऊपर सीपीएस लगाकर हमने फाइंड कर ली कॉस्ट ऑफ सेल, वहां से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये तो मेरा चला जाएगा इनकम के अंदर। लेकिन उसने कहा 25 तेरा स्टॉक पड़ा भी हुआ है। अब यहां पर जिसको ये भी नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, वो क्या करेगा? अब जो आपने बेचा वो 1320 है और वो 75% है, क्योंकि 25% वो कहते हैं अनसोल्ड है, तो टोटल 100% परचेज हुई। तो हमने 1320 को माना कि ये कितने परसेंट है, 75, और इसको अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता मेरे पास 1760 डायरेक्ट आ जाता, और मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया था, 440। बात समझ लगी? अभी ठहरो, आपने टोटल चीजें कितने की खरीदी? अफीफ इधर आओ जरा। ये जो परचेज ऑफ बेवरेजेस में पेमेंट में आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 1367। खरीदा कितना? 1760। और पेमेंट कितनी कर रहे हो? 1367। इसका मतलब है आपका कुछ पेमेंट भी रहती है जो अकाउंट पेबल में जाएगी। 1760 हमने टोटल परचेज आई है। अगर सारी पेमेंट होती तो पेमेंट में भी इतनी अमाउंट नजर आ रही होती, इसका मतलब है हमारा अकाउंट पेबल भी है। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो लेजर बनाते जाओ, फिर अकाउंट पेबल का लेजर बना लो, परचेज भी गिवन है, पेमेंट भी गिवन है, कैरी डाउन में क्या आ जाएगा? पेबल। और डायरेक्ट कर लो कि आपकी परचेजेस थी 1760 और पेमेंट कितनी है 13, बाकी आपका अकाउंट पेबल कितना आ गया? अब जरा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी होने जा रही है, ये कहां चला जाएगा? अकाउंट पेबल के अंदर, करंट लायबिलिटी। ये 440 कहां चला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट। आपको कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीपी हम फाइंड कर चुके। अब ये एडजस्टमेंट खत्म हुई, 20% मार्जिन से शुरू की थी वहां से, और 150 किधर जाएगा? 150 वो जो 1650 से 1500 में ऐड किया है वो रिसीवेबल में भी जाएगा। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4। कुछ में सारी एडजस्टमेंट बड़ी मजे की है। अब जरा देखना, पता है आपकी ये पूरा साल कितना टाइम का है? 11 महीनों का। कितने महीनों का है? 11 महीने। Salaries are paid on the first day of the next month. Salary are paid first day of the next month. फरवरी की सैलरी कब पे होगी? और मार्च की, दिसंबर की, जनवरी में। आओ जरा ऊपर सैलरी पेमेंट जरा चेक करो, सैलरी आपकी पे हुई पड़ी है 1000। इसके अंदर जो मेरी दिसंबर की सैलरी की पेमेंट है वो इसके अंदर शामिल है या नहीं? क्योंकि ये डाटा है 31 दिसंबर तक और वो पे करना है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब है 1 महीने की सैलरी अगर हो चुकी है, पे नहीं हुई, क्या करेंगे? उसका सैलरी में ऐड करंट। अभी भी ठहर जाओ, सैलरी आर पेड, दोबारा देखें, सैलरी आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। वो मैंने पेमेंट ये पड़ी हुई, ये देखो, डन। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सैलरी इंक्लूड एन एडवांस अमाउंटिंग टू ₹10,000 पेड टू एन एम्प्लॉई। हमने उसको एडवांस सैलरी भी पे कर दी। एडवांस का क्या करते हैं? सैलरी में से माइनस करंट एसेट। और वो सैलरी है किस महीने की पे की? जो आपने 1 Feb 2016 की। लो जी, 1000 आपने पेमेंट की है, उसके अंदर 10 की सैलरी एडवांस है। मैं बता देता हूं, उसको सैलरी में से माइनस करेंगे, करंट एसेट में लिख देंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे एक्रूड सैलरी बताओ कितनी है 1 महीने की, फाइंड करके दिखाओ जरा। 1 महीने की सैलरी एक्रूड है ना, वो दिसंबर वाली,
दिसंबर वाली कब पे करनी है? जनवरी में, तो पेमेंट में तो शामिल ही नहीं है, तो वो कितनी है? 100। चल है अपना अपना, आप खामोश रहे। 90। जल्दी जल्दी जल्दी, सीएमए वाले को ट्रिपल जंप होगी अगर गलत हुआ तो। 100 99 जिया इकबाल 99 अब सुने 1000 था, उसमें 10 तो एडवांस है, निकाल दिया, बाकी बच गया 990। हमारा साल पूरा क्या है? 11 महीनों का। 11 महीनों में एक महीने की तो पेमेंट उसमें शामिल ही नहीं है, दिसंबर वाली। एक महीना जो दिसंबर है ऊपर पेमेंट ही है ना, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर पेमेंट लिखी हुई है, तो 1000 में से 10 तो निकाल दिया और उधर उसको लिख देंगे जाकर करंट एसेट के अंदर। अब बाकी बच गया हमारे पास 990, और 990 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा। 10 पे क्यों डिवाइड करूंगा? क्योंकि 10 महीनों की है, एक महीने की पेमेंट तो है ही नहीं उसके अंदर, तो माइनस किया 10, ये चला जाएगा करंट एसेट के अंदर, और बाकी बच गया 990। यहां से मुझे पता चला 10 पे डिवाइड करके कि 99 की सैलरी मेरी अक्रूड है, और अक्रूड सैलरी का करना क्या होता है? एक्सपेंस में ऐड, और फिर इसको करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। हो गया ये, ओके। एडजस्टमेंट नंबर्स देखें, 1000 की पेमेंट लिखी हुई थी जिसमें 10 एडवांस था, एडवांस तो माइनस कर देंगे और उसको कहां लिखेंगे? जाकर करंट एसेट में, क्योंकि प्रीपेड है। फिर अब दिसंबर की सैलरी, ये हमें पता चल गया कि दिसंबर की सैलरी जनवरी में पेमेंट पे करना है, और वो जो ऊपर पेमेंट्स गिवन है वो तो दिसंबर तक की पेमेंट्स है, जनवरी की पेमेंट तो शामिल ही नहीं है उसके अंदर, दिसंबर की सॉरी। तो फिर उसमें कितने महीनों की देखें? फरवरी की सैलरी कब पे की होगी? मार्च में, तो पेमेंट मार्च की हुई, फिर आगे अप्रैल दिसंबर तक सारी पेमेंट्स हुई, तो टोटल 10 पेमेंट बन रही है, ठीक है। उसके बाद 99 करंट लायबिलिटी, 990 में ऐड, और 10 करंट एसेट, और यहां से माइनस हो चुके हैं। आगे चलते हैं। रेंट 3 साल का पे किया है आपने, और पे कब किया है? लो जी, 3 साल का रेंट पे किया, और पे भी 1 फेब को किया। 11 महीनों का रेंट आ जाएगा एक्सपेंस के अंदर, अगले 12 महीनों का चला जाएगा करंट एसेट के अंदर, जो बाकी बचेगा 13 महीनों का वो चला जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर। ऊपर देखो जाकर रेंट गिवन है 3600। अब 3600 को 12 पे डिवाइड करेंगे और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1100 आ जाएगा एक्सपेंस में, फिर अगले 1200 आ जाएगा करंट लैब करंट एसेट में, और उसके बाद आ जाएगा 1300 नॉन करंट एसेट में। ये इसलिए आसान हो गया क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा हुआ था। प्रेजेंटली द क्लब इज ऑपरेटिंग ऑन रेंटल प्रेमिसेस, क्या था? अभी ये रेंट पे चल रहा है आपका काम। However, a plot for land has been purchased on which construction would commence shortly. Title of the land would be transferred after completion of legal formalities. आपने ऊपर एडवांस दिया हुआ है ना, ये लैंड के लिए, ये नॉन करंट एसेट है आपका, लैंड के लिए एडवांस दिया हुआ ना, तो एडवांस फॉर लैंड लिखकर, क्योंकि जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होगी आप लैंड का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब तक आपका कंट्रोल लैंड के ऊपर नहीं आ जाता आप उसको लैंड डेबिट नहीं कर सकते, आपने एडवांस ही डेबिट रखना है। जिस दिन लैंड आपको मिल जाएगी लैंड डेबिट और एडवांस खत्म हो जाए, तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, फजूल ही थी। ये भी एक अच्छी चीज है। पेमेंट फॉर यूटिलिटीज, ऊपर देखिए जरा यूटिलिटीज की पेमेंट कितनी है, आओ जरा देखते हैं मिलके। 570 पेमेंट ऑफ यूटिलिटीज 570। अब सुने,
कहता है इसके अंदर इंक्लूड है सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नॉन करंट एसेट होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका नॉन करंट एसेट होता है। हाँ, अगर अमाउंट छोटी है तो आप करंट में लिख सकते हो, अदरवाइज ये नॉन करंट एसेट होता है। होता क्या है ये, जब भी हम कोई ये कमर्शियल मीटर वगैरह लगवाते हैं ना, तो गवर्नमेंट हमसे सिक्योरिटी भी लेती है कि जब तक इस्तेमाल करोगे ठीक है, वरना ये आपने वापस करना है। अब यूटिलिटी बिल के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट निकाल देंगे, वो किस में जाकर लिख देंगे, नॉन करंट एसेट के अंदर। 570 में से 20 निकल गया, बाकी बच गया 500। कहता है यूटिलिटी बिल आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 7th डे ऑफ द, इसका मतलब इसमें भी कोई सेम चक्कर चल गया। दिसंबर की सैलरी अनपेड है, यूटिलिटी बिल दिसंबर का बिल पे, तो जो अनपेड बिल है कितना, इसको 10 पे डिवाइड करूं 11 पे, 10 पे, टोटल 11 महीने बनते हैं। तो इसको मैं 10 55 इसमें ऐड कर दूंगा और कहां लिख दूंगा जाकर, करंट लायबिलिटी। ओके हो गया, चले जी। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1st Feb। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1st Feb कवरिंग 12 मंथ। 1st Feb को पे किया इंश्योरेंस, कहता है ये 12 महीनों का है, 11 महीनों का चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर और 1 महीने का चला जाएगा करंट एसेट के। ये 1 महीने का फाइंड करके एसेट में से माइनस कर देना और उसको करंट एसेट में लिख देना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूड एन एडवांस 100,000। कहता है रिपेयर और मेंटेनेंस के अंदर एडवांस है जो कि हमने पार्किंग शेड बनाने के लिए दिया हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर 100 की अमाउंट शामिल है जो कि हमने किस मकसद के लिए दिया हुआ है, पार्किंग शेड बनाने के लिए। पार्किंग शेड तो हमारा नॉन करंट एसेट होता है, उसने रिपेयर के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या करे, रिपेयर से कर दे माइनस और एसेट में लिख दे। आगे कहता है कि बिल और भी है, रिपेयर का बिल अमाउंटिंग 7,000 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अक्रूड एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा। और करंट लास्ट में वो कहता है कि फर्नीचर के ऊपर है 10% और वैन के ऊपर है 20%। 11 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी, एक्सपेंस में भी चली जाएगी और अपने अपने एसेट से माइनस भी। ओके होगी बात। एक तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपने पूरा करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 34 देखें कौन सा है, जिमिनी लिमिटेड वाला कौन सा है, चेक करें जरा जिमिनी लिमिटेड वाला। फाइव सिक्स आपका 21 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, 22 23 हो गया, 24। ये कौन सा क्वेश्चन था लेयर क्लब वाला, 37 27। चले जी, वो इधर आपने एक तो ये क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, ये इसका नंबर क्या था जो अभी किया था, 27 26 करना है, 27 करना है, और कौन सा था जिमनी वाला 34। आपने करना यह है कि ऐसे कुछ अकेले बैठ के ये सवाल ही है प्रैक्टिस करना, पहले इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है, बगैर सॉल्यूशन हल नहीं करना, साथ साथ आप एक दफा 2x पे या 1.5 पे रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ताकि मैं ये चाहता हूं कि अभी आपका टाइम कम लगे क्योंकि बाकी काम भी करना है, तो एक दफा उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना 15 से 20 मिनट के अंदर, फिर ये दोनों सवाल पहले करना। और ये 34 क्वेश्चन आपका वो ABC वाला ही है, एज इट इज वही है, बस उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें क्या था, सब कुछ गिवन था और इस सवाल के अंदर वो 2 चीजें देकर तीसरी चीज हमसे बनवा रहा है, बस ये फर्क है और सवाल वही है।